मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लगभग 1 दर्जन बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए राजस्व मिलने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में सूचित करने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। प्राइवेट सुरक्षा नियमावली में संशोधन हुआ है और इस कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए हैं उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में बदलाव किया गया है और कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगी है। यूसीसी में निर्धारण कमेटी में प्रकाशन के लिए समय मांगा गया है। राज्य सरकार की दृष्टि पत्र में की गई है घोषणा के मुताबिक मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। सिंह नगर में पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की जो लंबाई है उसको विस्तारित करने के लिए 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। इस भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने पहले ही अनुमति दे दी थी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH 109 जो पुराना NH 87 उसके 7 किलोमीटर लंबाई को पुनः संरेखण और निर्माण किया जाना है, जिसके लिए NH द्वारा लगभग 7 किलोमीटर लंबाई की लागत 188.55 करोड़ वहन किए जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी गई है। अगला है भाषा विभाग का। उत्तराखंड भाषा संस्थान और अकेडमी, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं की अकेडमीज भी हैं जो लोक भाषाएं हैं। लोक भाषा और बोली, इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियों की अकेडमी है। उसके लिए कुछ पद सृजन करने थे। इसमें 41 पदों का सृजन किया गया है। अगला नियोजन विभाग का मद है जो नीति नियोजन से संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु, जिसका शॉर्ट फॉर्म सेतु है, उसके संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन किए गए। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे पुनर्गठित किए गए हैं। इसमें 161 पद हैं जिनको प्रमोशन एवेन्यूज देने के लिए इसमें थोड़ा सा ग्रेडेशन किया है, जिससे उनको प्रमोशन भी मिल सके। 161 पोस्ट हैं इसमें, एक्सरे टेक्नीशियन और उनसे ऊपर के पद हैं। अगला है कौशल विकास एवं सेवा योजना का। इसमें जो ITI में जो प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षण लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको गणवेश प्रदान किया जाएगा, यूनिफॉर्म इत्यादि प्रदान की जाएगी और ये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनके खातों में पैसा जाएगा। ये शिक्षा विभाग के से एकरूपता लाने के लिए उतनी ही धनराशि दी जाएगी। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके उद्घाटन के साथ ट्रांसपोर्टेशन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद हर सरकारी सेवा में बढ़ोतरी हुई, चाहे वह रेलवे हो, सड़क हो या अस्पताल हो। तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेज़ी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी। आज उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, देश दुनिया के लोगों का है। तो इस टर्मिनल के उद्घाटन हो जाने से और निकट भविष्य में जो प्लान किया गया है, देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं।
बनबुलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद अब सरकार कार्रवाई कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध अतिक्रमण की जगह में थाना बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके आदेश का पालन करते हुए 24 घंटे के भीतर चौकी का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में सैकड़ों पुलिसकर्मी और एक थाना को जला दिया गया। चौकी बनाने का फैसला प्रदेश में शांति व्यवस्था और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिया गया था। जहां बीजेपी नेताओं ने अपने नेतृत्व पर आत्मविश्वास दिखाया, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पर अपने फेलियर पर पर्दा डालने का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और वनपुरा की जो घटना हुई वो पूरे प्रदेश में देखा है किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे थाना बनाए, उस पर जो विवादित स्थल था वहाँ पर चौकी बनाई गई है। निश्चित रूप से वहाँ पर शांति व्यवस्था रह सके और हर चीज़ पर पैनी निगाह रहे। पुलिस वहाँ पर अपनी रेगुलर गश्तें कर रही हैं। निश्चित रूप से शांति व्यवस्था कायम रह सके और बेहतर माहौल वहाँ पे बन सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। अपनी प्रशासनिक चूक को ढकने के लिए धामी जी के प्रयास मात्र दिखाई पड़ते हैं। आज़ादी के बाद से पहली दफ़ा उत्तराखंड में इतना शर्मसार करने वाली घटना ने अंजाम लिया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश भरपूर की जा रही है, जबकि उत्तराखंड कभी भी कम्युनल नहीं रहा। उत्तराखंड में लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, आपसी सौहार्द और प्रेमपूर्ण वातावरण में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस सामाजिक ताने बाने को समाप्त कर दिया। जो मामला सब जुडिस था 14 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट के अंदर, तो ये बताते हुए कि उनका न्याय प्रणाली पर कोई भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट को धत्ता बताते हुए जिस तरह से आनन फानन में अधिकारियों ने वहां कार्रवाई की है, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले दिनों उपद्रव की घटना के बाद अब धीरे धीरे प्रशासन ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बना दी है। हालांकि अभी भी दंगाग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। दंगाइयों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अभी भी सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों को चिन्हित करने का काम भी पुलिस कर रही है। इसके अलावा मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने के साथ ही साथ उस पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई। वहाँ जो है कर्फ्यू अभी भी बरकरार है और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो है वो छापेमारी कर रहा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, उपद्रवी है, जो दंगाई हो, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनको चिन्हित करके जो है विवेचना, जो 3 एफआईआर हुई है और तमाम लोग जो है कुछ नामजद है, कुछ अज्ञात है, कुछ फरार है, सब विवेचना आगे में प्रचलित है। और जो जिनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनके ऊपर लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक इसमें जो है 36 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। और जो है अभी भी काफी लोग इसमें, जो 9 लोगों के खिलाफ जो है अभी वारंट 82 कुर्की का वारंट लिया गया है और जल्द ही जो है इसमें कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में बीते 8 फरवरी को मलिक के बगीचे से अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के दौरान हिंसा और दंगे की घटना पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग भी नजर बनाए हुए। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि इतनी बड़ी घटना 1 घंटे में नहीं हो सकती। ये पूरी तरीके से सुनियोजित है और उसमें जो लोग भी बाहरी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर अल्पसंख्यक आयोग नजर बनाए हुए है। यही तो वहीं अल्पसंख्यक आयोग प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई और वहां के हालातों पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजेगा। सबसे पहला जो काम है वो हम लोग लग कर के वहाँ जो सुविधाएं हैं वो बहाल कर रहे हैं। जैसे सब्जी है, दूध है, खाने की सामग्री है, पीने का पानी है और वहाँ सफाई व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाओं को अभी प्रशासन से मिलकर के इनको दुरुस्त किया जा रहा है और कर्फ्यू में शांति व्यवस्था कायम हो, कैसे कायम हो, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ की शांति व्यवस्था जितनी जल्दी कायम होगी उतना अच्छा होगा और उसके बाद जब वहाँ के लोग बाहर निकलेंगे और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और जांच एजेंसियों की जांच जो अब तक की गई है वो भी सामने आएगी, LIU की रिपोर्ट आएगी,
इंटेलिजेंट की रिपोर्ट आएगी, विजिलेंस की रिपोर्ट आएगी, एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी, एनजीओ की रिपोर्ट आएगी, उसको सबको संज्ञान ले रहे हैं हम। और संज्ञान लेते हुए आयोग में हम लोग एक प्रस्ताव ला रहे हैं, और जो प्रस्ताव आएगा हम इसमें ये चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब एलआईयू और विजिलेंस की रिपोर्ट थी तो उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई जो उत्तराखंड को कलंकित किया जिस घटना ने। अगली खबर देहरादून से है, जहां शांति मार्च इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी की ओर से गांधी पार्क में हल्द्वानी की घटना के संबंध में शांति और सौहार्द के लिए शांति मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पदों के नेताओं ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सरकार से उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जनता को सच्चाई पता चले, क्योंकि जिस तेजी से वहाँ चौकी खोली गई, इसी तेजी से अगर वहाँ के नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होती तो हमको कहीं ना कहीं उम्मीद होती। लेकिन नगर आयुक्त को प्रमोशन दे के उधम सिंह नगर भेज दिया गया एडीएम बना के। और एक ऐसी चीज़ जो प्रशासन की चूक की वजह से कहो या गलती की वजह से जो झगड़ा हुआ प्रशासन और पब्लिक में, उसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देने की कोशिश एक संगठन और सरकार कर रही है, जो निश्चित ही निंदनीय है। बनपुलपुरा की घटना को अगर आप गौर से देखें तो जब वो प्रॉपर्टी को सीज किया, सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया और उस बिल्डिंग को जब सील किया गया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकार की मदद कर रहे थे। वो पढ़े लिखे लोग, वो गंभीर लोग थे, वहाँ के प्रभावशाली लोग थे। लेकिन 8 तारीख का दिन चुना गया जिस दिन वो सारे लोग बरेली यहाँ मेरठ गए हुए थे, उनके किसी धर्मगुरु की मृत्यु हुई थी, उनकी एब्सेंस में ये किया गया। समय को लेकर भी हमको चिंता है। 4 बजे का समय आपने निहित किया, जो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सुबह कार्रवाई होनी चाहिए थी, यही एलआईयू की और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी कह रही है। तो हम लोग केवल जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा, यूसीसी का फेलियर जो रहा, यूसीसी से इनको बड़ा लगता था कि बहुत बड़ा प्रभाव जनता में पड़ेगा, जो नहीं दिखा। सेकंड फेज के रूप में इस घटना को हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में जब हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इसकी जांच होगी तो निश्चित ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद बैठक में उत्तराखंड से 250 पार्टी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 17 से 18 फरवरी को होने वाली बैठक में केंद्रीय नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को सभी प्रदेश बूथ लेवल तक अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है 17-18 फरवरी को दिल्ली में आहूत की गई है, और जिसमें देश भर के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, हमारे विधायकगण होते हैं, हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एमपीज़ हैं, वो सब लोग उसमें बैठक में रहते हैं। पूरे देश भर से तमाम कार्यकर्ता वहाँ आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता वहाँ पे सत्र भी लेंगे। और आने वाले समय में हमको पता है कि कुछ दिनों बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। निश्चित रूप से नई गाइडलाइंस क्या होती हैं, किस प्रकार से बेहतर ढंग से हम और अपनी सीटों को जीत सके, मार्जिन बड़ा कर सके, इस पर हमारी फोकस रहेगा और मार्गदर्शन मिलेगा सेंटर। तो अगली खबर टिहरी से है, जहां आज बसंत पंचमी पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने और तेल पिरोने की तारीख और समय निर्धारित किया गया। हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान बद्री विशाल के कपाट 12 मई को खुल जाएंगे, जबकि भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए 25 अप्रैल को सुहागिन महिलाएं तिलों का तेल पिरोएंगी। आप लोगों को बताऊं कि आज इस पवित्र पर्व पे, बसंत पंचमी के पर्व पे, बसंत श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खुलेंगे, और गारू तेल का फंक्शन होता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम का उद्धार किया था, पुनरुद्धार किया था, तब से अनूठी परंपरा बनी है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भगवान बद्री विशाल के ग्रीष्म काल में कपाट खुलने की तिथि टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह जी द्वारा 12 मई 2024 निश्चित की गई है, घोषित की गई है। सुबह प्रातः 6 बजे आर्द्रा नक्षत्र और वृष योग में भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खुलेंगे।
खबर पौड़ी से है, जहां चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच की प्रदेश सचिव बीरा भंडारी के नेतृत्व में चयन के लिए लंबित राज्य आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर धरना प्रदर्शन किया और लंबित आवेदनों पर जल्द फैसला लेने की मांग की। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी ने कहा कि चयन के लिए चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के आवेदन पर जिलाधिकारी के साथ कई बार की बातचीत होने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और हम परसों भी मैंने यही कहा था कि भैया हमारी ऐसा है कि परसों जब हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी माननीय जिलाधिकारी जी का ये जांच समिति में मैं उसमें सदस्य हूँ, तो उसमें कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला, जबकि मतलब हमारी 824 की एक लिस्ट है, 213 की एक है, 139 की एक है। जब कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलना है इसमें, ऐसी समितियों में रह के भी क्या फायदा हम लोगों का। हमें तो बहुत शर्म आ रही है, लोग हमारे लिए 50 फोन आते हैं माँ बहने। मैं तो कभी शक्ल ही उन लोगों की देख लीजिए कि मतलब जो है ये आंदोलनकारी थे कि निकते। उत्तराखंड के आंदोलन जब शुरू हुआ था तो 7 अगस्त को सबसे पहले लाठीचार्ज यहीं से शुरू हुआ था। अगली खबर लक्सर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान कश्यप समाज पर टिप्पणी किए जाने से नाराज कश्यप समाज में गहरी नाराजगी है। कश्यप निषाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिपाल कश्यप और राष्ट्रीय महासचिव राजवीर कश्यप ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक मोहम्मद शहजाद की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। दोनों नेताओं ने कहा कि विधायक जैसे गरिमा और सम्मानित पद होने के बावजूद मोहम्मद शहजाद द्वारा कश्यप बिरादरी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। आज भी कह सकते थे, हमारा कल भी हजारों की संख्या में एक प्रोग्राम था, हम कल भी चाहते तो शहजाद के कल भी हम रोड जाम कर सकते थे, लेकिन हमने अपने समाज को वो दिशा नहीं दी। आज हम जो बैठ दे रहे इसके आपके जैसे धन्यवाद आपका मीडिया प्रभारी होगा कि अगर शहजाद जी इसमें माफी नहीं मांगते समाज से, जो टिप्पणी उन्होंने सदन में वहां से उठाई और एक ही समाज को लेकर एक टिप्पणी करी उसने, कश्यप समाज को, उसमें अन्य समाज भी कह सकते थे जो उन्होंने करा, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और कश्यप समाज अगर कहीं लक्सर में विधायक जी के साथ कोई गलत हो जाता है तो स्वयं वे अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे, क्योंकि कश्यप समाज पूरे लक्सर क्षेत्र में नहीं, पूरे हरिद्वार जिले में, उत्तराखंड में सब रोष में है। कहीं भी उसके साथ कोई घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी विधायक की। हम इस चीज को उनको कहना चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी अगर गलती मानते हैं तो हम उस चीज को वो क्षमा करेंगे, अगर नहीं मानते तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें आज भुगतना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां सड़क की मांग को लेकर पारतोली गांव के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। गांव वालों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सड़क न होने के कारण उन लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे पूरे गांव वाले आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हो रही है, यहाँ तक कि जो आधी सड़क बनी है उससे हमारे जो पैदल मार्ग थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे हम लोगों को आने जाने में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए हमारे जो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो रोड जा रही है वो ऊपर होते हुए उमासैंड के लिए जो जा रही है उसी से 2 किलोमीटर हमारे लिए सड़क की सुविधा दी जाए, ताकि हम लोगों के जो पैदल मार्ग हैं वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुके हैं और हम लोगों के लिए आने जाने की बहुत बड़ी विकट समस्याएं हो रही। सर, हमारी मांग ये है कि हम 15-20 सालों से शासन को कई बार अवगत कराया है। हमारे यहाँ जितने भी वृद्ध लोग हैं और या महिलाएं, प्रसव वाली महिलाएं हैं, हमको कंडी और डंडी के मुताबिक 2 किलोमीटर पैदल लाना पड़ा है, जिससे हमारे यहाँ के लोग दुविधा में फंसे हैं। कभी जीव जंतुओं से भी खतरा है। पहाड़ी इलाके में जब बरसात होती है तो पत्थर गिरने का भय बना रहता है। इसलिए हमने शासन को कई बार इंफॉर्मेशन और लेटर के मुताबिक अवगत कराया कि हमारे को रोड की आवश्यकता है और यहाँ पर हमारे अधिक से अधिक वृद्ध जो विधवा औरतें हैं वो भूतपूर्व सैनिकों की है और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक काफ़ी तौर पर लोग रहते हैं। तो उन लोगों का यही मानना है कि हम सरकार से कई बार भरोसा कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमको लॉलीपॉप दिखाती जा रही है।
अगली खबर मसूरी से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के मसूरी पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई, जिससे केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों पर फोकस किया गया। आपको बता दें कि यह यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में आमजन को जागरूक करेगी। यात्रा के जरिए आमजन अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं, जिसके समाधान के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। तो वहीं मसूरी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों ने मसूरी में बिना उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड से अनुमति लिए 9 होटलों की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। वहीं होटल के संचालन पर रोक लगा दी गई, जिससे मसूरी के होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ। उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड के हिसाब से काफी समय पहले नोटिस दे दिया गया था, पर कई बार नोटिस मिलने के बाद भी होटल संचालकों का कोई जवाब नहीं आया, जिससे यह कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर होटल संचालक पॉल्यूशन बोर्ड के नियमों के अनुसार अनुमति नहीं लेंगे तो उनके होटल संचालन करने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी और होटल को सील कर दिया जाएगा। एनजीटी में कोर्ट केस चल रहा है, कार्तिक शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें केस था कि मसूरी के होटल बिना परमिशन के चल रहे हैं। तो उसमें जब सर्वे हुआ था तो ये 9 होटल ऐसे पाए गए थे जिन्होंने परमिशन नहीं ली थी। तो उसके बाद इनको शोकॉज नोटिस दिए गए थे, उसके बाद भी इन्होंने परमिशन नहीं ली। फिर इनके लिए क्लोजर इशू हो गया था, तो अभी इन्होंने क्लोजर की कंप्लायंस करके सबमिट नहीं किया कुछ। तो उसके बाद क्लोजर ऑर्डर की कंप्लायंस में आज इनकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के परमिशन होटल को चलाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी होती है, जो इनके पास नहीं थी। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।